और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने LLB के फैमिली लॉ को यानी कि आपके फैमिली लॉ में हिंदू लॉ को देखेंगे। यानी कि हिंदू लॉ को आज हम कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे उन्हें देखेंगे। तो उनको आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, याद कर लेना अच्छी तरह से, जिससे आपको कहीं ना कहीं एक बेहतर तैयारी मिल जाए और इससे आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, फैमिली लॉ में याद रख लेना कि आपसे विवाह हो गया, विवाह के प्रकार कितने हो गए, ये आपसे पूछा ही जाएगा। तो ये आपको कहीं ना कहीं याद करके जाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम फैमिली लॉ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यानी कि आपका फैमिली लॉ में अभी हम क्या देख रहे हैं, फैमिली लॉ में हम देख रहे हैं हिंदू लॉ। क्या देख रहे हैं, हिंदू लॉ में। हिंदू लॉ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं तो वो आपका क्या है, सबसे पहले आ जाते हैं भाई, आप ये बताओ कि जब शादी करोगे, शादी से पहले क्या चाहिए, संपत्ति। और संपत्ति के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। तो संपत्ति आपको पता होना चाहिए, जिसमें आपका आ जाता है देवतर। संपत्ति कई बार पूछा गया है, यानी कि संपत्ति क्या है, संपत्ति के प्रकार, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, संपत्ति हो गया, संपत्ति के प्रकार हो गया। हाँ, एक और क्वेश्चन, इस बार मैं आपको सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर बड़े क्वेश्चन। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो बच्चे कहीं ना कहीं पिछली बार भी शायद ये क्वेश्चन आया था, स्पेंड संबंध, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन बच्चे छोड़ते ही हैं हर हालत में, क्योंकि बच्चों को याद ही नहीं है। तो आपको, और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी है तो आपको पता होना चाहिए। धर्म परिवर्तन द्वारा विभाजन, यानी कि धर्म परिवर्तन द्वारा विभाजन हो गया। लीगल आपका क्या हो गया, लीगल पर्सन हो गया। मेंटेनेंस के आपके बाद यानी कि भरण पोषण आपसे पूछा जाएगा। भरण पोषण क्या है, भरण पोषण क्या है, भरण पोषण के प्रकार क्या है। ठीक है, भरण पोषण कितने प्रकार का होता है ये आपको पता होना चाहिए। लीगल पर्सन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका ध्यान रखना है कि लीगल पर्सन क्या है, लीगल पर्सन के चीज़ें क्या है। फिर आता है आपका, देखो अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। एक है दान, ठीक है, क्या है, दान। डिफाइन गिफ्ट्स, क्या लिखा मिलेगा, गिफ्ट्स, क्या है, गिफ्ट। और गिफ्ट में क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा है, जो कहीं ना कहीं गर्भ में है बच्चा, यानी कि जो गर्भ में है, क्या एक अजन्म व्यक्ति के पक्ष में दान किया जा सकता है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न करता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। यानी कि क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है आपका, दान से आप क्या समझते हैं। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और इसमें क्या है, क्या एक अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में दान किया जा सकता है, आपको बताना है हाँ या ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी तक तो आपने सारे कहीं ना कहीं एक तरह से रट भी लिया होगा, तो आपको पता होना चाहिए। मेंटेनेंस के राइट्स क्या है, मेंटेनेंस की कहीं ना कहीं उसकी इम्प्लीकेशन। फिर आपका क्या है, यानी कि एक तरह से आपका संपत्ति, यानी कि संपत्ति के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके मेंटेनेंस के राइट्स क्या है। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न करने वाला आता है, फुल ब्लड और हाफ ब्लड। क्योंकि मुझे जितने याद को आते जा रहे हैं, मैं आपको कहीं ना कहीं सारे के सारे क्वेश्चन को बताता जा रहा हूँ। और इन क्वेश्चनों को कहीं ना कहीं भूल के मत छोड़ के जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे ही। जितने भी स्टूडेंट्स कहीं की कोई सी भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, हिंदू लॉ में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे ही। चाहे आप CCS के हो, चाहे आप क्या DU के हो, चाहे आपको कानपुर यूनिवर्सिटी के हो, चाहे बरेली यूनिवर्सिटी के हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी के हो, लॉ स्टूडेंट्स याद कर लेना, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। रिलेशन याद कर लेना, रिलेशन, ठीक है, रिलेशन। हाफ ब्लड और फुल, यानी कि हाफ ब्लड और फुल ब्लड वाले क्या है,
ठीक है। हाफ ब्लड और फुल ब्लड कई बार लॉन्ग में आता है, तो याद करना हाफ ब्लड और फुल ब्लड पूरे के पूरे याद कर करना है। भैया फुल ब्लड तो हो गया, जैसे कि एक तरह से मैं और मेरा बच्चा, ठीक है। और हाफ ब्लड आपको बताया था मैंने जब कॉन्सेप्ट करवाया था। फिर आपका क्या है, आप चलते हैं लॉन्ग की तरफ हम, ठीक है। हिंदू विवाह के क्या है, यानी कि हिंदू विवाह से आप क्या क्या है, हिंदू विवाह से आप क्या समझते हैं, ठीक है। हिंदू विवाह से आप क्या समझते हैं, इसके सोर्सेज बताइए, सोर्सेज क्या है, ठीक है। इसके सोर्सेज क्या है, यानी हिंदू विवाह से आप क्या समझते हैं, हिंदू विवाह के कौन कौन से स्रोत हैं, हिंदू विवाह के यानी कि उनका इसकी योगदान क्या है, यानी कि उनका योगदान क्या है। योगदान में सारे के सारे आपको वो सारे के सारे सोर्सेज लिख देने हैं। फिर आपका क्या है, फिर आपके विवाह पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। विवाह, हिंदू विवाह यानी कि हिंदू लॉ में, हिंदू लॉ में विवाह यानी कि विवाह शब्द से आप क्या अभिप्राय है। क्वेश्चनों को ध्यान से समझिए, मेरी पेंसिल को घिसते हुए मत देखिए कि पेंसिल घिस दी। क्वेश्चन को मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की फ़ोन में भैया नेट कम होने की वजह से क्वालिटी हो जाती है डल, तो इधर उधर यानी कि दिखाई नहीं दे या फिर इस तरह की चीज़। तो क्वेश्चन आप ज़रूर सुनिए, ना भी हो अपने कान में लीड लगाइए, सुनते रहिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने इस तरह की बता चुकी है कि आपको पूरी थोड़ी एक्सप्लेन कर दिया है, आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। हिंदू यानी हिंदू विवाह हिंदू लॉ में विवाह से क्या अभिप्राय है, हिंदू लॉ में विवाह कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विवाह कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 8 प्रकार कौन से बताए गए हैं, सारे आपको बताए हुए हैं, तो याद कर लेना आपको विवाह के कौन से प्रकार हैं। फिर आपका आ जाता है हिंदू विवाह में, को लिखिए हिंदू विवाह बोल रहा हूँ, हिंदू लॉ में के मितक्षरा और दया भाग पद्धति के मुख्य भेद के बारे में आपको बताना है, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के आधार पर जो कहीं ना कहीं विवाह के अंतर्गत जो चीज़ें हैं, उनके जो सोर्सेज हैं, उनके जो यानी कि जो रस्म है, वो सारी की सारी आपको बताना है। एक माइनर यानी कि गार्जियन ऑफ माइनर आपसे पूछा जाता है वसीयत में, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि क्वेश्चन आपका इस तरह से आएगा, आवश्यक की वसीयत संरक्षण, यानी कि आपका जो माइनर है से आप पहले तो पूछा जाएगा माइनर से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है। माइनर से आपका क्या अभिप्राय है, उसके कैसे कहीं ना कहीं आप उसे नियुक्ति कर सकते हो, उसकी शक्ति के बारे में आपको बताना है। और माइनर की फिर आपका माइनर की गार्जियन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं। माइनर क्या है, माइनर यानी कि माइनर किसे कहते हैं, माइनर से अभिप्राय क्या है, माइनर के क्या अधिकार हैं, ठीक है। फिर आता है माइनर का जो गार्जियन है वो किसे कहते हैं, फिर माइनर के गार्जियन की क्या आवश्यकता है, क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या उसकी शक्तियां हैं, ये आपको बतानी है, ठीक है। संरक्षण, हाँ एक संरक्षण और है, यानी कि उसके संरक्षण वाला क्वेश्चन तो आपको अभी बताया है ये, तो संरक्षण, उसके अधिकार, उसकी शक्तियाँ, ये आपको याद करके जाना है, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ज़्यादातर आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर हिंदू मैरिज एक्ट में आपसे पूछा जाता है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में उपलब्ध कहीं ना कहीं जो नियम है, उसमें आपका हिंदू पुरुष संपत्ति का उत्तराधिकारी निर्धारित किया गया है। ये कई बार आपसे पूछा गया है, तो आपको बता देना कि कहीं ना कहीं जो नया अमेंडमेंट भी है, थोड़ा सा ये भी चीज़ लेके चलना, नया जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि कहीं ना कहीं जो फीमेल कैंडिडेट के बारे में वो जो बात कही है उसको लिख देना, तो ये आपको कहीं ना कहीं एक तरह से वैलिड चीज़ हो जाएगी। और उस चीज़ को जब लिखो, जो जजमेंट होते हैं जब आप लिखो, तो उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दे करो, कोट कर दे करो,
जिससे पता चल जाए कि फिर उसका ध्यान, जो एग्जामिनर का ध्यान है उसी चीज़ पे जाएगा। अब जब उस चीज़ पे जाएगा तो वो उस चीज़ को पढ़ेगा, अब उस चीज़ को पढ़ेगा तो वो देखेगा भाई कि कहीं ना कहीं जब इसने ये जजमेंट लिख रखा है तो इससे कहीं ना कहीं पूरी चीज़ पता होगी, तो पूरी चीज़ पता होगी तो आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो आपने अटपटी चीज़ भी लिखी होगी वो बच जाएगी, आपका पूरा क्वेश्चन पढ़ने से बच जाएगा, नंबर आपको थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, याद कर लेना, ये आपको कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन आपका आ जाता है एक आपका गोत्र। गोत्र याद कर लेना, गोत्र के ऊपर मैंने आपको लिखवाया था, गोत्र के ऊपर आपको परिभाषा बताइए, गोत्रज, सॉरी गोत्रज। ठीक है, गोत्रज के बारे में। संयुक्त हिंदू विवाह की यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली के ऊपर क्वेश्चन आपको पता ही है भाई। हिंदू फैमिली तो आपके सारे आपको मिली हुई है। माइनर आपको बता दिया मैंने, माइनर क्या है, माइनर के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। माइनर क्या है, माइनर हो गया विभाजन। विभाजन आपसे पूछ लेगा। एक वैध हिंदू विवाह की शर्तें क्या है, हाँ ये क्वेश्चन आपका मैं भूल गया था। एक वैध हिंदू विवाह की शर्तें। ठीक है, शर्तें याद कर लेनी है, शर्तें क्या हैं। ठीक है, शर्तें, स्त्री धन, स्त्री धन क्या है, स्त्री धन क्या है, स्त्री धन को आपको बताना है, एक्सप्लेन द स्त्री धन। ठीक है, एक्सप्लेन करना है। आपका दत्तक ग्रहण, दत्तक ग्रहण भी आपसे पूछे, दत्तक ग्रहण, दत्तक ग्रहण क्या है। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। फिर हिंदू सहभागिता के आधार पर जो चीज़ें हैं वो आपसे पूछ ली जाती है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंटेनेंस आपको बता दिया, वीडियो के बारे में, यानी कि भाई जो आजकल चल रहा है, जैसे कि एक स्त्री है यानी कि एक पुरुष है, उसका यानी सॉरी एक स्त्री है, उसका पुरुष मर जाए तो कहीं ना कहीं उसके भरण पोषण के बारे में, अधिकारों के बारे में ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। यानी कि विधवा पुत्र वधू को भरण पोषण पाने का क्या अधिकार है। एक विधवा का भरण पोषण का अधिकार कब समाप्त होता है, कब समाप्त होगा, जब वो किससे शादी कर लेगी, नेक्स्ट पर्सन। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रख लेना। और उसमें भी किस तरह से कर लेगी, किस तरह से कहीं ना कहीं वो लीगली मानी जाएगी, किस तरह से चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें बतानी है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, लिख लो, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है, यानी कि विधवा पुत्र वधू को भरण पोषण पाने के क्या अधिकार हैं। एक विधवा का भरण पोषण का अधिकार कब समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो आपको मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा दिए, इनको क्वेश्चन आपको रट के चल जाओ बस, इनको, इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है भूल के भी। इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे भी, याद भी करने हैं क्वेश्चन। ये नहीं कि आप लिख दो जी 20 का नंबर का क्वेश्चन है 2 पन्ने लिख किया है, बहुत है जी, बच्चे फेल होते हैं इसी चक्कर में। ठीक है, कॉपी को पहले ही बांट लो, मतलब कॉपी को पहले ही बांट लो, कितने पेज में कौन सा आंसर लिखना है, कितना लिखना है, क्या क्या चीज़ लिखनी है। देखो, लिखने वाला जब लिखेगा और कहीं ना कहीं जैसे कि बहुत सारे टॉपिक्स बना के लिखते हो, तो कहीं ना कहीं जब आप टॉपिक्स बना के लिखोगे, जब उसमें सारी डिटेल्स डालोगे, AIR डालोगे, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड होती चली जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और आप ही सभी के लिए कहीं ना कहीं नोट्स को धीरे धीरे अपलोड करा जा रहा है साइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर उसे भी देखिए। और कहीं ना कहीं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाली जा रही है। तो धीरे धीरे आपका प्रयास करते करते आपके हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं ये ना देखने के लिए मिलेगा कि जो इंग्लिश मीडियम के पास
नोट्स हैं वो आपको हिंदी मीडियम में मिलेंगे, पर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि देखो इंग्लिश मीडियम में चीज़ों को लेके चलना, फिर उसे कन्वर्ट करना, उस वजह से थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है, और कहीं ना कहीं लीगली प्रैक्टिसिंग में थोड़ा सा उस चीज़ को भी दिक्कत का सामना हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए। और जितने भी स्टूडेंट्स, खासकर लॉ स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, आप जितने भी एग्ज़ाम हैं और जितने भी आप क्लास के लिए कहीं ना कहीं अपने कॉलेज में जाओ, ड्रेस के बिना मत जाओ। आप घर में भी अगर ये लगे कि आपके पास ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट है, आप घूमो पहन की, तभी फील आएगी कहीं ना कहीं आपको, कहीं ना कहीं लॉयर की एक तरह से वकील बनने की। नहीं तो आप वही भाई पेपर देने जा रहे हो, नॉर्मल कपड़े में जा रहे हो। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट मैंने देखे कि पेपर में जा रहे हैं नॉर्मल कपड़े में, नहीं, अपनी ड्रेस में जाओ, यानी ब्लैक शूज़, ब्लैक ट्राउज़र, वाइट शर्ट, टाई। ठीक है, टाई ना लगानी तो छोड़ दो, पर क्या नाम उसमें जाओ, और कहीं ना कहीं अपना आई कार्ड। ठीक है, मस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, जो चीज़ें हैं वो आपको लेके जानी है। ब्लैक शूज़ आपको ध्यान रखने हैं। इन सब चीज़ों का जब आप उपयोग करोगे तो आपको खुद ही अंदर से फीलिंग आने लगेगी वकीलों वाली, और कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है, ये सब चीज़ें, तो वहाँ से भी थोड़ा सा आपका क्रेज़ बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए। और जो गर्ल्स है, गर्ल्स भी आप उन सब चीज़ों को लेके चलिए, थोड़ा सा आप उस तरफ झुकाव करिए। भाई आप क्या यानी कि पैंट शर्ट पहनते हो तो पैंट शर्ट, सूट सलवार पहनते हो तो सूट सलवार, उस तरह के कहीं ना कहीं उस तरह के यानी कि ड्रेस में अपने आप को ढालिए थोड़ा सा, जिससे आपको कहीं ना कहीं उस लॉ फीलिंग वाली यानी लॉ की फीलिंग आने लगे, आपको लॉयर की स्ट्रक्चर को समझने आ जाए, आप अपने आप को समझने लगो। जब आप समझने लगोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ आपकी थोड़ी सी बढ़ती चल जाती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।